गुगु गु। माता पिता, बच्चा स्कूल जा रहा है। अरे चला गया। अरे यार, आखिरकार चला गया। मैं बिस्तर पर 1 घंटे से पड़ा हुआ था। जब से खाना बनाने का ये चरण जोड़ा गया है, रूही का खाना बनाने का कौशल वाकई बढ़ गया है। आप कहते हैं कि वो कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाता? उसके पास पैसे भी नहीं है। खाना खाइए। वर्तमान सम्राट जनता के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे महान ऋषि इन वर्षों में देश शांत और जनता संपन्न है। लोगों के पास पर्याप्त भोजन और वस्त्र है। ऐसी गरीब परिवार कैसे हो सकते हैं? वाकई दुखद है। कोई देर नहीं करनी चाहिए। चलो पहले सामान अंदर पहुंचाते हैं। चलो। रुको। कमांडर किन आगे यूंचे हैं। सभी तेजी से आगे बढ़े। जी चलो। कौन है? अरे दोनों महोदय, आप कैसे आ गए? क्या हमारे लियो रूही ने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की? लियो रूही से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बार खास तौर पर सामान लेकर आया हूं। ये और ये पैसा भी ले लीजिए। अरे नहीं महोदय, इसका क्या मतलब है? 3 साल में एक बार होने वाली परीक्षा नजदीक है। वर्तमान सम्राट ने गरीब छात्रों के लिए ये सहायता राशि तैयार की है। मैंने सुना है लियो रूही का परिवार बहुत गरीब है, इसलिए ये सामान खास तौर पर लाया गया है। खुद बांटी गई सहायता राशि हमारे घर तक पहुंच गई। अरे आप धीरे बोलिए। हाँ दोनों महोदय, हमारा घर वास्तव में सहायता की जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं। लियो रूही के पिता गरीब होने पर भी हौसला नहीं खोना चाहिए। लेकिन आप देखिए किस हालत में रह रहे हैं। गरिमा की क्या बात करें। बाद में मैं स्कूल के राजगीर और मिस्त्री को बुलवाता हूँ आपके इस घर को ठीक से मरम्मत करवाने के लिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं महोदय, बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानते कि मैंने इस टूटे घर को मरम्मत करने में कितनी मेहनत की है। आप क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप दोनों इतनी दूर से आए हैं। अरे कृपया हमारे घर पर साधारण भोजन कर लीजिए, कैसा रहेगा? नहीं, अरे नहीं, इतनी दूर से आए हैं। आइए, आ गए हैं, जल्दी अंदर आइए। हाँ, अंदर आइए। साधारण भोजन है, कोई खास नहीं। आप बहुत मेहरबान हैं। ये तो बेहतरीन चंदन की लकड़ी है। ये कटोरा शुद्ध सोने का लगता है। ये तो पश्चिमी देशों की भेंट की हाथी दांत की चॉपस्टिक्स है। तुमने ये सब चीजें कैसे निकाली? हमारे पास बस 3 टूटी फूटी कुर्सियां और 3 फटे कटोरे हैं। मेहमान आए हैं, क्या उन्हें जमीन पर बैठने देंगे? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। हाँ दोनों साहब, दरअसल बात यह है कि ये सब चीजें लियो रूही के पिता गरीब हो तो क्या हुआ? नकली सामान से दिखावा करने की क्या जरूरत है? इतना समय बर्बाद करने से बेहतर होगा सहायता स्वीकार कर लीजिए ताकि लियो रूही अच्छे से पढ़ाई कर सके। नकली कैसे हो सकता है? फिर क्या तुम कहना चाहते हो कि ये असली है? अरे हाँ, नकली ही तो है। अरे वाह, दोनों साहब की नजर तो बहुत तेज है। सब नकली है। जल्दी बैठिए। हाँ खुश। पता है दक्षिण शहर की स्प्रिंग व्यू रोड नंबर 10 कैसे जाते हैं? स्प्रिंग व्यू रोड नंबर 10? वह तो मेरा घर है। तुम वहां क्यों जा रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो। ज्यादा जानने से सिर भी जा सकता है। उधर है। चलो हट। बुरा हुआ, घर पर कुछ गड़बड़ है। हमने खाना खा लिया। ये चांदी आप रख लीजिए। छोड़िए दोस्तों, सच कहूं तो हमारे घर में इसकी कमी नहीं है। आपके घर की हालत हमने देख ली। इनकार क्यों कर रहे हो? हमारे घर की सच्चाई तो शायद लियो रूही को भी पता ना हो। सीधे कहूं तो आपने अभी तक जो कुछ भी देखा
वो सच नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी तकलीफ। बिल्कुल खुश। ये तो शाही गार्ड के कमांडर किन फेंग किन साहब नहीं है। जल्दी जल्दी। अरे इस नीच व्यक्ति को कमांडर किन साहब के चरणों में प्रणाम। आप यहां कैसे? इस छोटे से मंत्री को खांसी। इस छोटे से मंत्री को खांसी। लियू गोंग कौन है? इस नीच व्यक्ति को कमांडर किन साहब के चरणों में प्रणाम। आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। अनावश्यक लोग सब चले जाओ। जी। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। इनफेंग, तुम्हें किसने भेजा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बिना किसी आपात स्थिति के तुम मत आना? अगर तुम आ गए और पकड़े गए तो क्या होगा? महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मजबूरी में ही यहां आया हूं। वास्तव में महारानी और महाराज को परेशान करने की हिम्मत नहीं होती। पेश करो, पेश करो। माँ पिताजी। रुई वापस आ गया है। माँ पिताजी, यह सब क्या है? अरे रुई, ये श्रीमान किन है। श्रीमान किन, अगर आपका काम हो गया है तो जल्दी से लोगों को लेकर चले जाइए। हम जैसे साधारण लोगों को यहाँ डर लग रहा है। हाँ श्रीमान किन। महोदय, मेरे माता पिता ने क्या गलती की है? आप उन्हें ऐसे जख्म दे रहे हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे श्रीमान किन यात्रा से थक गए होंगे, मेहनत की है। चाहे मेरे माता पिता ने कुछ भी किया हो, यह निश्चित रूप से अनजाने में हुआ होगा। कृपया महोदय उन पर दया करें। रुई, वो श्रीमान किन सिर्फ माता पिता से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। तुम अपने कमरे में आराम करो। सच में? हाँ, मैं सिर्फ उनसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। मेज पर खाना रखा है। हाँ, जल्दी से लोगों को लेकर चले जाओ, नहीं तो रुई को फिर से पता चल जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। रुई वापस आ गया है। यहाँ पढ़ने की जगह नहीं है। किसने कहा जगह नहीं है? अरे महाराज, क्या आप वाकई यहां रिपोर्ट पढ़ेंगे? ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, कहा भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट है। बिल्कुल सही। मंत्री वांग ने खून से लिखकर प्रधानमंत्री झाओ जी के खिलाफ शिकायत की है। इन वर्षों में उन्होंने भारी रिश्वत ली है और अपने परिवार को आम लोगों पर अत्याचार करने दिया है। ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसीलिए मैं बिना रुके सीधे महाराज के पास आया हूँ। प्रधानमंत्री ने मेरा साथ 10 साल से अधिक समय तक दिया है। वो हमेशा मेहनती रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जरूर किसी दुष्ट की ओर से झूठा आरोप है। और महाराज, इस बार के यूनचेंग के परीक्षा के मुख्य अधिकारी हैं शिक्षाविद झांग झांग महोदय। क्या आप यूनचेंग के बारे में उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो महाराज, महारानी, मैं अब जाता हूं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। रुई, पिता तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा महान किया साम्राज्य अभी कैसा है? लोगों के पास भरपूर भोजन और वस्त्र है, लेकिन इन दशकों की शांति के कारण विलासिता और आनंद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह अब आम हो गया है। जनता पर अत्याचार की घटनाएं बार बार हो रही हैं। इस मामले में वर्तमान सम्राट की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। देश इतना बड़ा है तो वर्तमान सम्राट, वो हर चीज पर नजर नहीं रख सकते। पिताजी, आप वर्तमान सम्राट तो हैं नहीं, उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? कुछ समय बाद अगर मैं सरकारी नौकरी पालूं या परीक्षा में सफल हो जाऊं, तो मैं निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारूंगा और जनता को एक स्वच्छ, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण महांशी प्रदान करूंगा। इसी बात पर इस बार की राज्य परीक्षा में तुम्हारी कितनी तैयारी है? पिताजी, सच कहूं तो इस बार स्कूल की 3 मॉक टेस्ट में मैं हर बार प्रथम आया हूं। इस बार की राज्य परीक्षा मैं पक्का पास होकर रहूंगा। सचमुच मेरा बेटा बहुत होशियार है। आओ ज्यादा खाओ। ये सब मेरी वजह से ही तो है। इसीलिए रुई इतना समझदार और आज्ञाकारी बच्चा है ना? अच्छा, तुम ही होशियार हो। छोड़ो पिताजी, अगर तुम सच में इतने होशियार होते तो क्या हमें दशकों तक ऐसी कठिन जिंदगी जीनी पड़ती? आप चिंता न करें, जब बेटा परीक्षा पास करेगा तो आप और मां को अच्छी जिंदगी दूंगा। कितना आज्ञाकारी है। माम पिताजी, मैं भर गया हूं, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं।
महाराज, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। हमें यहाँ आए भी लगभग 10 साल हो गए। मुझे अभी भी याद है जब मैं युवराज बड़े घोड़े पर सवारी करना चाहता था। चलो चलो। अरे दुष्ट नौकर, तुमने युवराज को गिरा दिया। मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। युवराज, कृपया प्राण बख्श दे। रुई, तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम युवराज होकर ठीक से पढ़ाई नहीं करते, ये तो ठीक है, लेकिन नौकरों के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों कर रहे हो? हम पिताश्री, मैं युवराज हूँ। इस संसार की हर चीज मेरी है। मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। तुम भ्रष्ट कर रहे हो। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? मुझे किसी ने नहीं सिखाया। पिताश्री, आप मुझे अभी रोक सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं। जब आपका स्वर्गवास हो जाएगा, तब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। डॉक्टर हूँ, युवराज का अभी क्या हाल है? महाराज और रानी माता को सूचित करता हूँ, युवराज के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सिर में गंभीर चोट आई है, जिससे संभवतः स्मृति लोप हो सकता है। तुम क्या कह रहे हो? स्मृति लोप? स्मृति लोप अच्छा है। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। महाराज, आपका यह क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है वो तुम्हें भविष्य में पता चलेगा। जब तक रूई नहीं जागा, हमें महल छोड़कर जाना चाहिए। एक पल में रूई इतना बड़ा हो गया है। किन राजवंश 3 पीढ़ियों में समाप्त हो गया। हमारे महान के राजवंश को यह साम्राज्य मिलना बहुत मुश्किल से हुआ। मैं पूर्वजों से सबक लूंगा। मैं रूई को एक योग्य राजकुमार बनाऊंगा जो बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। मैं हाय। तो महाराज, आप रूई को सच कब बताने वाले हैं? वह अब बड़ा हो गया है, शायद ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकेगा। इस बार की राजकीय परीक्षा के बाद मैं उसे ये सब बताने का अवसर ढूंढूंगा। राज्य दोहरे शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे? क्या आप बड़े भाई को देना चाहते हैं? मैं उसकी सेवा करने की विनती करता हूं। ये लियो रूई अपनी वाक्पटुता पर घमंड करता है और विद्यालय के बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता। मुख्य बात यह है कि शिक्षक भी उसके पक्ष में है और कहते हैं कि इस बार की राजकीय परीक्षा में वो निश्चित रूप से उत्तीर्ण होगा। उसके बारे में मेरी राय है, चाहे विद्या हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंसा हो, आप ही हमारे सच्चे प्रथम स्थान के हकदार हैं। इस बार का प्रथम स्थान केवल आपका हो सकता है। मुझे मेरी किताब वापस दो। मैं नहीं दूंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। हाँ, क्यों नहीं? आजा। आज मैं मार खाने आया हूं। आजा। आ। महाराज, तरबूज खाइए। रूई प्रतिभाशाली है और बहुत मेहनती भी। पढ़ाई की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट। राजकुमार होने के नाते राज्य चलाना ही मुख्य है। मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत है? स्त्रियों जैसी सोच। हमारा महान की राजवंश युद्धों से सत्ता में आया है। राजकुमार होने के नाते उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होना चाहिए। ली फेई, मैंने तुम्हें उसे कुछ मार्शल आर्ट सिखाने को कहा था। उसने कैसा प्रदर्शन किया है? महाराज, इस 1 साल के प्रशिक्षण के बाद राजकुमार एक साथ 7-8 लोगों को हरा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई मूर्ख उन्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो उसकी खैर नहीं। तुमने कहा 7-8 लोग? महाराज, मेरा चेहरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह रूई ने मारा है। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए चोर का भेष धारण किया था। रोज उनके सामने से गुजरता था, इसलिए। जनरल ली फेई, तुमने बहुत कष्ट सहा है। मैं लौटने पर मैं तुम्हें रक्षा सेना का उप प्रमुख नियुक्त करूंगा। महाराज का आभार।
अच्छा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्यालय में हाथ उठाने की? मैं तुम्हारे कृत्यों के बारे में शिक्षक को बताऊंगा। तुम लोगों ने पहले हाथ उठाया था, मैंने केवल आत्मरक्षा की थी। अगर तुम शिकायत करना चाहते हो तो जाओ। लियू रुई, क्या तुम जानते हो मेरे पिता यूनचेंग के प्रशासक हैं और मेरे पिता के बड़े भाई यानी मेरे बड़े चाचा वर्तमान प्रधानमंत्री झाओ जी हैं और तुम्हारा पूरा परिवार खेती करके गुजारा करता है। इतने गरीब की एक जोड़ी अच्छे जूते भी नहीं खरीद सकते। अगर तुमने मुझे नाराज किया, तुम जानते हो क्या होगा? हमारी पुरानी दोस्ती के नाते अगर तुम चाहो तो इस बार की परीक्षा छोड़ दो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। इतना समय मुझे धमकाने में बर्बाद करने के बजाय वहां जाकर कुछ किताबें पढ़ लो ताकि परीक्षा में फेल न हो जाओ। शर्मनाक। ये लियू रुई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो जरूर पास होगा। मेरे पास एक तरीका है, उसे परीक्षा हॉल में घुसने भी नहीं दूंगा। क्या तरीका? लियू रुई, तुम मेरे इंतजार करो। झाओ गोंगजी, सुना है आपके पिता झाओ दरबारी यूनचेंग क्षेत्र के परीक्षकों में से एक है। सिर्फ झाओ दरबारी ही नहीं, हैंग शाओ के बड़े चाचा वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। हर क्षेत्र के पेपर प्रधानमंत्री के पास जमा होते हैं। वो उनमें से अच्छे उत्तर चुनकर सम्राट को दिखाते हैं। मैंने कहा था शांत रहो। तुम लोग बेवजह ये सब क्यों बता रहे हो? झाओ गोंगजी का इतना बड़ा परिवार है और वे पढ़ाई में भी अव्वल है। इस साल की परीक्षा जरूर पास करेंगे। भविष्य में जब वे अधिकारी बने तो हमें भी याद रखना। जरूर जरूर। हा। रुई, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, तुम हमारे गर्व हो। माँ पिताजी, इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। और खुदा ना खुश करे। रुई जरूर सफल होगा। मैं सोच रहा था कौन है दिन दहाड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मालूम पड़ा हमारे कॉलेज का गरीब लियू रुई है। गरीब? तुम लोगों को पता नहीं, इस लियू रुई के घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के शिक्षक ने चावल और तेल लेकर उनकी मदद की थी। हाँ, क्या मदद? इसलिए बैलगाड़ी से परीक्षा देने आया है। हम तो सम्राट के छात्र हैं। ऐसा अशिक्षित व्यक्ति भी परीक्षा दे सकता है? ये तो शर्म की बात है। लियू रुई, ये तुम्हारे माँ पिताजी होंगे। तुम्हारी तरह ही फटेहाल, कोई न जाने तो सोचे। ये भिखारी है। हाँ, कहते हैं बेटा बाप का काम करता है। लियू रुई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से घर जाकर खेती करो या गाय चराओ। यही तुम्हारा असली काम है। आ जाओ। मुझे याद है द क्यूई में किसान, मजदूर, विद्वान और व्यापारी सभी समान थे। कोई ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेद नहीं था। तुम भी पवित्र ग्रंथ पढ़ते हो। ऐसा सिद्धांत तुम्हें कैसे पता नहीं? तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ न्याय की बात कर रहे हो? क्या मेरे कान ठीक से सुन रहे हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दो। 3 बार सिर झुकाओ। युवराज, तुम्हारी अशिष्टता को माफ कर सकता हूं। तुम लोग जाकर उसकी मदद करो। अरे लियू रुई, तुम ठीक से सोच लो, ये गोंगेवान है। तुम यहां हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? सावधान, तुम्हारी परीक्षा की योग्यता रद्द हो सकती है। परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का उद्देश्य जनता की रक्षा करना है। अगर अपने माता पिता की भी रक्षा नहीं कर सकते और दूसरों के अपमान सहते रहें तो अधिकारी बनने का क्या फायदा? परीक्षा देने का क्या मतलब? अच्छा लियू रुई, तुमने तो सीमा पार कर दी। श्रीमान झांग आ गए। इस साधारण नागरिक को श्रीमान झांग और श्रीमान झाओ का प्रणाम। दूर से ही तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। क्या आज का दिन नहीं जानते? यहां झगड़ा करने की हिम्मत? पिताजी, पुत्र जानबूझकर किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, बल्कि कोई मुझे अपमानित कर रहा था और मुझे मार भी रहा था। पिताजी, आप मेरा न्याय करें। कौन है? इतनी हिम्मत? यही है। ये व्यक्ति कितना परिचित सा लगता है। समय हो गया है।
सभी परीक्षार्थी प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। चलो चलो चलो, जल्दी अंदर जाओ। बहुत खतरनाक था। माता पिता, मैं अंदर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। सभी विद्यार्थियों, आधी अगरबत्ती के बाद परीक्षा शुरू होगी। कोई भी धोखाधड़ी, जैसे नोट्स ले जाना, किसी और को परीक्षा दिलवाना या परीक्षक को रिश्वत देना, सख्ती से निपटा जाएगा। महोदय, ये छोटे ने अभी खोजा है। अच्छा, गोंगीवान जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर नोट्स ले जाने की हिम्मत? तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? महोदय, इस साधारण नागरिक ने कुछ भी नहीं छिपाया। कृपया महोदय सही जांच करें। ये नोट तुम्हारे पास से मिला है, तुम्हारा नहीं तो और किसका हो सकता है? महोदय, अगर मैं वास्तव में धोखा देना चाहता तो इसे कहीं और छिपा सकता था। इतने खुले तौर पर किताबों के डिब्बे में कैसे रख सकता था? कृपया महोदय सही जांच करें। महोदय, मैं साबित कर सकता हूं। क्या साबित करोगे? मैं और लियो रुई सहपाठी हैं। कल मैंने खुद देखा, वो चुपके से किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। आज मिलकर पता चला कि ये नकल करने का नोट था। हमने भी देखा है। तुम लोग? बस हो गया, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब और क्या बहाना बनाओगे? महोदय, मैं निर्दोष हूं, कृपया न्याय करें। श्रीमान झांग, आप मुख्य परीक्षक हैं। ये नकली पर्चा, इसका क्या करेंगे? पकड़ो इसे, जोरदार पिटाई करो, फिर कटघरे में खड़ा कर सार्वजनिक सजा दो। आज के बाद इसे कभी भी राजकीय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं। मैं निर्दोष हूं। समय गिनो, शुरू होने वाला है। पता नहीं इस साल के प्रश्न कठिन होंगे या नहीं। अरे चिंता मत करो, रुई जरूर सफल होगा। वो छात्र कितना साहसी था। श्रीमान झांग स्वयं मौजूद थे, फिर भी नकल करने की हिम्मत की। अजीब क्या है, सुना है वो बहुत गरीब है। सफल होने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपना सकता है। अब उसकी हालत खराब है, न सिर्फ पिटाई होगी बल्कि कटघरे में सजा भी मिलेगी। भविष्य में परीक्षा देने का अधिकार भी छीन लिया गया। वैसे उसका नाम क्या था? हाँ, लियो रुई। रुई है। क्या? मैं अंदर जाता हूं, मुझे अंदर जाने दो। अरे धृष्ट किसान, ये परीक्षा केंद्र है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ, मुझे अंदर जाने दो। बुरा हुआ, जल्दी पकड़ो। आखिरी बार पूछता हूं, अपना अपराध स्वीकार करोगे? मैं निर्दोष हूं। मारो, जब तक स्वीकार न करे तब तक मारो। रुको, रुई, तुम ठीक हो? पिताजी, मैंने नकल नहीं की। रुई, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कौन हो? परीक्षा केंद्र में घुसने की हिम्मत? श्रीमान झांग, ये लियो रुई का पिता है, बस एक किसान है। बाहर हमारा अपमान कर रहा था, हम विद्वानों को बदनाम किया। ऐसा पिता हो तो लियो रुई का नकल करना कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, उसने किया ही होगा। रुई, चिंता मत कर, पिता तुम्हें न्याय दिलाएगा। श्रीमान झांग, मैं अपनी प्रतिष्ठा की शपथ लेता हूं, लियो रुई ने कभी नकल नहीं की। कृपया न्याय करें। हाँ, प्रतिष्ठा? तुम जैसे बदमाश की क्या प्रतिष्ठा? तुमने परीक्षा केंद्र में घुसपैठ की। झुककर माफी मांगो। माफ करना, मैं नहीं झुकूंगा। तुम श्रीमान झांग, ये मेरा अपमान कर सकता है,
लेकिन आप सम्राट द्वारा नियुक्त मुख्य परीक्षक हैं। यदि ये बात फैल गई तो हाँ, आज मैं तुम्हें भी पिटवाऊंगा। देखते हैं झुकते हो या नहीं। मारो। श्रीमान झांग, यदि आपने मुझे मारा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हाँ, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं। आज मैं खुद ही कार्यवाही करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इसे वहन कर सकता हूं। झंगफेन, मां महिम। झंगफेन, मैं यूनचेंग में गुप्त रूप से हूं। पहचान अभी उजागर नहीं हो सकती। महाराज, लिu रुई राजकुमार है। हां, अरे कोई बात नहीं। अज्ञानता में कोई अपराध नहीं। मैं आपके पिछले अतिक्रमण को क्षमा कर सकता हूं। बाद में जो मैं कहूं वही करना। श्री झंग, हिंसा की आवश्यकता नहीं। श्री झंग, ये दोनों विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में उपद्रव कर रहे हैं। मेरी राय में सीधे डंडों से मार देना चाहिए, तभी दूसरों को सबक मिलेगा। चुप रहो। महोदय, आपने मुझे क्यों मारा? महाराज प्रतिभा को महत्व देते हैं, इसीलिए तो हर 3 साल में ये परीक्षा होती है। यहाँ आने वाले सभी कठिन परिश्रम करने वाले छात्र हैं। क्या सिर्फ एक नोट देखकर किसी को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया जा सकता है? किसी का भविष्य बर्बाद करना। और देखो इस युवक को, सुंदर चेहरा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, एकदम सही, बिल्कुल भी धोखाधड़ी करने वाला नहीं लगता। क्या श्री झंग का दिमाग खराब हो गया है? अचानक उनकी तरफ क्यों हो गए? श्री झंग, ये नोट लिu रुई के पास मिला था जब इसे खोजा गया। सबने देखा था। अगर इसे अपराध नहीं माना गया तो लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। हाँ, सही कहा। हालांकि ये उसके पास था, पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये उसी का है। शायद किसी ने फंसाया हो। कृपया जांच करें। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? हट जाओ। जैसा वो कहता है वैसा करो। महोदय, इस साधारण नागरिक को बताएं कि अपराधी कौन है। रा खांसी, तो अपराधी कौन है? महोदय, क्या मैं उस नोट को देख सकता हूं? लो, क्या तुम सबूत मिटाना चाहते हो? मैं निकालो। लो लो लो। महोदय देखिए, इस नोट पर लिखावट और मेरी लिखावट बिल्कुल अलग है। सच में अलग है। घर से निकलने से पहले मैंने अपना बक्सा चेक किया था। इसमें यह चीज नहीं थी, यह आज ही परीक्षा केंद्र जाते समय किसी ने बिना जाने डाल दिया होगा, और वह अपराधी निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र में है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पर यहां इतने सारे छात्र हैं। अपराधी कौन हो सकता है? हर किसी से नोट की एक प्रति लिखवाकर लिखावट मिलाओ। ठीक है, शुरू करो। चिंता न करें, नोट हम दोनों ने बाएं हाथ से लिखा है। अभी दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया गया था, उसे पता नहीं चलेगा। तुम थोड़े चालाक हो। ये मैंने आपके कहने के अनुसार हर किसी के लिखावट की जांच की, लेकिन कोई मेल नहीं है। महोदय, हत्यारा मिल गया है। ओह, हत्यारा कौन है? ये है वो। तुम हम दोनों को कैसे कह सकते हो? हमारी लिखावट और नोट्स पर की गई लिखावट बिल्कुल अलग है। हालांकि हमारे बीच पहले कुछ मतभेद थे, लेकिन तुम हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। लिu रुई, तुम जानबूझकर किसी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हें पता है ये क्या है? ये किस अपराध की श्रेणी में आता है? अभी मैंने तुम्हें नोट्स कॉपी करने को कहा था, वास्तव में लिखावट जांचने के लिए नहीं। ओह, तो फिर किस लिए?
महोदय, असली जांच करने वाली चीज। यह लिखा हुआ विषय था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। इस व्यक्ति का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है और उसने यह 2 शब्द छोड़ दिए हैं। इससे यह साबित होता है कि हत्यारे ये हैं। अच्छा, तो ये दोनों हैं। अरे, कोई है? बचाओ। महोदय, हमें माफ कर दो। इन्हें बाहर ले जाओ। कभी भी परीक्षा केंद्र में कदम न रखें। ले जाओ। माफ कर दो महोदय, हमें माफ कर दो। रुई, तुम सच में पिता के अच्छे बेटे हो। लगता है अब तुम खुद को बचा सकते हो। पिताजी, आज की बात आपके कारण ही संभव हुई। लेकिन बेटे के मन में एक सवाल है, क्यों अभी? जब झांग महोदय ने आपका चेहरा देखा, वह चूहे की तरह बिल्ली से डर गए और फिर हमारी इतनी मदद की। पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? दरअसल पिताजी, पहले झांग महोदय के पालकी वाहक थे। हा। नहीं। अरे, हा। पिताजी, लेकिन झांग महोदय यह पहली बार यूंचेंग आए हैं। आप कैसे उनके हो सकते हैं? उस समय तुम होते ही कहा थे, बेवकूफ बच्चे। उन दिनों मैं झांग महोदय के यहाँ पालकी वाहक था, इसलिए झांग महोदय अब हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, है ना झांग महोदय? तुम्हारे पिताजी की गाड़ी चलाने की कला बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तुम्हें पता नहीं, इन सालों में मैं उन्हें कितना याद करता था। अरे, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ झांग महोदय। हाँ। क्या यह सच है? मुझे क्यों लगता है? रुई, सभी परीक्षार्थी परीक्षा देने चले गए हैं। तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी अंदर जाओ। महाराज, मेरा अभिनय कैसा था? बहुत अच्छा। हाँ। जब मैं महल वापस आऊंगा तो तुम्हें भारी इनाम दूंगा। अरे, महाराज का धन्यवाद। नालायक बेटा, इतना बड़ा मामला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज सबको पता चल गया। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पिताजी, लियो रूई वो लड़का, उसने बहुत ज्यादा हद पार कर दी। बेटा, मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाया, इसलिए ये कदम उठाया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि कोई गलती ना हो, लेकिन क्या करूं? उसका भाग्य बहुत अच्छा है। उसके पिता ने जंग महोदय के लिए क्या किया था? पालकी ढोने वाले। छोड़ो ये बातें। तुम हमारे जाओ परिवार के एकमात्र पुरुष वारिस हो। पूरा परिवार तुम पर भरोसा करता है। सच बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम प्रथम आओगे? पहले तो यकीन था, लेकिन लियो रूई का ज्ञान वास्तव में मुझसे बेहतर है, इसलिए आज मैंने ये कदम उठाया। मैं सिर्फ प्रथम आकर हमारे जाओ परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। पिताजी, एक गरीब घर का छात्र, क्या वो तुमसे प्रथम स्थान की प्रतिस्पर्धा कर सकता है? बड़े भैया ताऊजी, बड़े भैया, इतनी रात को आप यूजिंग क्यों आए? मैं आया इस बार की राजकीय परीक्षा के लिए। तुमने कहा एक गरीब घर का तुमसे प्रथम स्थान की प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। जब तक मैं हूं, नया प्रथम स्थान केवल तुम्हारा हो सकता है। ताऊजी का धन्यवाद। वैसे ताऊजी, वो गरीब छात्र, उसने बार बार मेरा अपमान किया, यहां तक कि आपका और हमारे जाओ परिवार का भी। क्या आप? उसका नाम क्या है? लियो रूई। ये व्यक्ति राजकुमार के साथ नाम कैसे साझा करता है? इतना अहंकारी व्यक्ति कैसे प्रथम आ सकता है और राजकीय सेवा में शामिल हो सकता है? ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे असफल करवा दूंगा। लियो रूई, हे लियो रूई, तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना घमंड है? परिणाम घोषित होने के दिन तुम रोओगे। रूई सो गया? सो गया। क्या हम शुरू कर सकते हैं? शुरू करो। क्या तुम यहां शुरू करना चाहते हो? शुरू करो। मेरे पास कोई चारा नहीं। रूई को अब मेरी पहचान पर संदेह हो रहा है। अब सुअर का बाड़ा भी सुरक्षित नहीं है। चलो छोड़ो, ये बातें छोड़ो। जल्दी इस बार की राजकीय परीक्षा का परिणाम मुझे दिखाओ। हे महाराज, ये हानलिन अकादमी की चयनित सूची है, कृपया देखें। इस पर रूई का नाम क्यों नहीं है? क्या इसका मतलब रूई उत्तीर्ण नहीं हुआ? असंभव। मुझे रूई की योग्यता का पता है। भले ही वो टॉप 3 में न हो,
लेकिन उत्तीर्ण तो होना ही चाहिए। बिल्कुल नाम न होना असंभव है। किनफेंग, ये क्या हो रहा है? महाराज, इस बार की राजकीय परीक्षा मुख्य परीक्षक द्वारा एकसमान रूप से जांची गई है और फिर प्रधानमंत्री द्वारा पुनः जांच की गई है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन सावधानी के तौर पर मैंने टॉप 3 और राजकुमार के पेपर सभी ले आया हूं। महाराज कृपया देखें। क्या रुई उस दिन चोटिल होने की वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया? उल्टा, रुई ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ये निश्चित रूप से टॉपर के लायक है। फिर वह टॉप क्यों नहीं हुआ? मैं भी जानना चाहता हूं, क्या रुई ने किसी को नाराज कर दिया? और वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, रुई का नाम। वो नहीं चाहता कि यहां दिखे। झाओ जिनहेंग, मुझे ये याद है। झाओ जिनहेंग के पिता यूनचेंग के प्रशासक झाओ वेन है। उसके चाचा वर्तमान प्रधानमंत्री झाओ जी है। हां, लगता है मैंने वांग यूशी को गलत समझा। कलम और स्याही लाओ। किनफेंग, याद रखो, इसमें लिखी बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए ताकि कोई बुरी शक्ति बीच में ना आए। जी। पापा, मम्मी। पापा, मम्मी। बुरा हुआ रुई जाग गया। चलो, हाय। महाराज, कमांडर किन इतनी ऊंचाई से गिरे? अरे, तुम उसकी चिंता मत करो। उसकी हल्की चाल बहुत अच्छी है। पहले हम सोचो कि हम दोनों कैसे बचेंगे। पापा, मम्मी, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? मैं और तुम्हारी मम्मी तारे देख रहे हैं। लेकिन आज आसमान साफ है, कोई तारे नहीं है। अरे, तुम नहीं समझोगे। तारे आसमान में नहीं, दिल में होते हैं। अरे, ये पति पत्नी का मजाक है। रुई, जब तुम शादी करोगे तब समझ आएगा। ओह, अरे, वैसे क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी जैसे किसी की चीख थी? रुई, कहीं तुम पढ़ाई करके पागल तो नहीं हो गए? इतनी रात को कौन चीख रहा है? हाँ, कौन चीख रहा है? अरे रुई, कल हमें राजधानी जाना है रिजल्ट देखने। तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। पापा, मम्मी, तुम भी तारे देखकर जल्दी सो जाना। ठीक है, ठीक है। क्या रुई को पता चल गया? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहां रुकना ठीक नहीं। चलो भागो। छत इतनी ऊंची है, हम नीचे कैसे उतरेंगे? अरे, मैं यहां हूं। डरने की क्या बात है? छत इतनी ऊंची है, उनके पास सीढ़ी भी नहीं है। वे ऊपर कैसे गए? पिताजी के पास इतना अच्छा कुंफू है। वह वास्तव में कौन है? मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार वो दिन आ गया। पता नहीं कौन टॉप करेगा। अरे, मैंने सुना है इस बार के नए टॉपर का पेपर महाराज को बहुत पसंद आया है। अरे, उसका भविष्य बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। अरे, थोड़ी देर में हमें इस नए टॉपर से जरूर मिलना चाहिए। हाँ, ये पूछने की क्या जरूरत है, इस बार के टॉपर मेरे मालिक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा टॉपर कौन है? अरे, मुझे याद आया, वो यूनचेंग से है। झाओ जिनहेंग को युवा झाओ। वो वर्तमान प्रधानमंत्री का भतीजा है। मुझे लगता है उसके टॉप करने की संभावना बहुत ज्यादा है। अरे, युवा झाओ तो माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं भी मानता हूं कि टॉपर का पद युवा झाओ के अलावा किसी और के लिए नहीं हो सकता। अरे, लियू रुई, तुम भी आ गए। यूनचिंग से राजधानी तक काफी खर्चा आया होगा। तुम इतनी दूर से आए हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम टॉप करोगे?
ये कौन है इतने गरीब कपड़े पहने हुए? ये तो हमारे यूनचेंग का मशहूर गरीब लड़का है। माता पिता दोनों खेती करते हैं। परीक्षा के दिन एक बार नकल करते हुए पकड़े गए। लगभग आधे मरने तक की पिटाई हुई थी। अब शायद कलम भी ठीक से नहीं पकड़ पाता होगा। क्या गरीब और लगभग आधे मरने तक की पिटाई हुई थी, ऐसा व्यक्ति टॉप नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। हाँ, यह झाओ जिनहेंग कई बार रुई को अपमानित किया, बहुत घृणित है। अरे ये मामला मुझे सौंपो, तुम यही रुको। हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जल्दी से घर वापस चले जाओ। यहां शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। रुई, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। और कुत्ता इंसान को काट सकता है, लेकिन हमें कुत्ते को नहीं काटना चाहिए। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? यहां भौंकने वाला तो बस तुम ही हो, कोई और नहीं है। तुम ये बूढ़े। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, श्रीमान झांग वहां थे, तुम बाल बाल बच गए। इस बार तुमने मुझे अपमानित किया। टॉपर, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मरवा दूंगा? क्या टॉपर? अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। टॉपर कहां से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को टॉपर कहने की? हाँ, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम पास हो जाओगे? कैसे पता? मेरे बड़े चाचा ने खुद मुझे बताया। किसकी बात कर रहे हो? अभी तुमने किसका नाम लिया? मुझे पता है और पूरा यकीन है। और मुझे कैसे पता? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता है। परीक्षा के नतीजे प्रधानमंत्री का काम है। बिना सबूत के बातें मत करो, सब कुछ राजकीय घोषणा के बाद ही पता चलेगा। हाँ, जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है फिर भी इतना आत्मविश्वास क्यों? चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? जब राजकीय घोषणा हो जाए, अगर तुम सूची में नहीं हो तो तुम मेरे पैरों के नीचे से निकलोगे। कितना हास्यास्पद है। अगर तुम पास हो गए, चाहे आखिरी स्थान पर ही क्यों न हो, मैं सबके सामने तुम्हें घुटने टेक दूंगा, 3 बार सिर झुकाऊंगा। अरे ये ठीक नहीं है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इतनी जल्दी पैरों के नीचे से निकलने या घुटने टेकने की बात मत करो। ये शिष्टाचार के खिलाफ है। मेरे पिता ने सही कहा, झाओ जिनहेंग। मैं तुमसे शर्त क्यों लगाऊं? हाँ, क्या बकवास है ये शिष्टाचार की बात। मुझे लगता है तुम डर गए हो। शर्त तक लगाने की हिम्मत नहीं, फिर पास होने का दावा करते हो। शायद मजाक करने आए हो। हाँ, ठीक है। जब सूची आएगी तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। अगर मुझे पछताना पड़ा तो आज के बाद मेरा नाम उल्टा लिख दूंगा। हाँ, अरे देखो, सूची जारी हो गई है। अरे शुभ समय आ गया है, सूची जारी। अरे पास हुए कि नहीं? पास हुए कि नहीं? अब जिन्होंने पास किया है उनके नाम घोषित किए जा रहे हैं। इस बार की परीक्षा में कुल 100 लोग पास हुए हैं। मैं 90वें स्थान पर हूं। 3 साल हो गए। मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगा? हाँ लिऊ रुई, तुम हार गए। इस सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, तुम जैसे गरीब आदमी कभी पास नहीं हो सकते। कैसा लगा? मेरी बात सही निकली ना? हा 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 हा। कैसे हो सकता है? अरे रुई, जल्दी मत करो। ये सिर्फ पास होने वालों की सूची है। टॉप 3 की अभी घोषणा नहीं हुई है। तुमने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? वो पास तक नहीं हो सका और तुम उम्मीद कर रहे हो कि वो टॉप 3 में आएगा? तुम्हें बता दूं, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये तो सपने देखने जैसा है। सच कहो तो मेरे बड़े चाचा जी इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास इस परीक्षा का फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने ही मुझे टॉपर बनाया है और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा नाम लिस्ट से हटा दें।
कैसा लगा? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं कर रहे? झाओ जिनहेंग, तुम नीच और बेईमान हो। हां, मैं नीच हूं, बेईमान हूं, पर क्या फर्क पड़ता है? फैसला हो चुका है, तुम हार चुके हो। मारोगे? अपनी ताकत देख लो। नए टॉपर को मारने का क्या अंजाम होगा? क्या वो सच में नया टॉपर है? ये कैसे? चलो अभी मेरे नीचे से गुजरो, नहीं तो देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। ठीक है, तुम नहीं गुजरोगे तो तुम्हारे बेकार बाप को तुम्हारी जगह गुजरना होगा। झाओ जिनहेंग, यह मेरे और तुम्हारे बीच का मामला है। मेरे पिताजी का इसमें कोई हाथ नहीं। रुई, झाओ जिनहेंग, देखो नई लिस्ट आई है। ये टॉप 3 की है। लिस्ट देखने के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह सेकूंगा। अरे देखो, टॉप 3 की लिस्ट आई, अभी घोषित हो रही है। टॉप 3 की लिस्ट, देखते हैं कौन है। अरे देखो, टॉप 3 की लिस्ट आई, अभी टॉप 3 की लिस्ट घोषित हो रही है। हो गया, देखो इस साल का टॉपर है लिu रुई। रुई, बहुत बढ़िया, तुम सच में टॉप कर गए। ये कैसे हुआ? बधाई हो लिu भाई। हाँ लिu भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, टॉपर बन गए। आगे हमारी मदद करना। अभी तो कोई यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था कि वो टॉपर है। मैं सोच रहा था कोई कैसे पहले से जान सकता है, पता चला झूठ बोल रहा था। हम भी झांसे में आ गए थे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ही टॉपर हूं। ये लिस्ट जरूर फर्जी है। क्या तुमने किया झाओ जिनहेंग? ये तो राजकीय लिस्ट है। तुम कह रहे हो ये फर्जी है, तो क्या सच है? हां, तुम हार गए डील के मुताबिक। चलो लिu रुई, तुम तो बस एक साधारण इंसान हो। मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लायक समझते हो? सपने देखना बंद करो। अरे जाओ गोंगजी, कहां जा रहे हो? अभी तो बहुत बहादुरी दिखाई थी, जुआंग युआन लैंग का विरोध करना, जबकि तुमने शर्त लगाई थी। हार गए और शर्त पूरी नहीं कर रहे। दुनिया में ऐसे बेशर्म लोग कैसे होते हैं? तुमने हमें भी मुसीबत में डाल दिया। जुआंग युआन लैंग को नाराज कर दिया। वापस आओ और सर झुकाओ। जहां दया दिखाने की जरूरत नहीं, वहां दया मत दिखाओ। यही हाल होता है, कितना शर्मनाक। अच्छा अच्छा अच्छा, लिu रुई, तुम जुआंग युआन बन गए हो, तो क्या हुआ? बस एक अधिकारी बन गए हो। देखते हैं आगे क्या होता है। नए जुआंग युआन, बैंग यान और तान हुआ को सम्राट के सामने पेश होने का आदेश। महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज हजारों साल जिए। उठो। महाराज का शुक्रिया। हाल ही में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये मास्क पहना है। अचरज मत करो। मैंने सीमा पार कर ली, महाराज क्षमा करें। महाराज की आवाज पिताजी की तरह ही है। लिu रुई, मैंने तुम्हारी परीक्षा के प्रश्न और उत्तर देखे हैं। मुझे लगता है तुम एक महत्वाकांक्षी और होनहार युवा हो।
इसलिए मैं तुम्हें हानलिन युआन का सेवा अधिकारी नियुक्त करता हूं। ये पद, क्या ये सिर्फ नवी श्रेणी का पद नहीं है? ये लियू रुई नया जुआंग युआन है। महाराज ने उसे ऐसा छोटा पद क्यों दिया? मेरे हिसाब से ये जुआंग युआन जरूर गरीब परिवार से है। हानलिन युआन में आना उसके लिए बड़ी बात है। पद छोटा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी जगह ही युवाओं के लिए अनुभव हासिल करने की जगह होती है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका शुक्रिया। समय हो गया है, तुम जा सकते हो। महाराज हजारों साल जिए। तुम सब जा सकते हो। महाराज, आप सच में कमाल के हैं। रुइयर के सामने भी आप इतने शांत रहे। अगर मैं होती तो डर के मारे बेहोश हो जाती। महारानी, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। आओ, मुझे उठाओ। महाराज, उठिए। अरे अच्छा महारानी, धीरे से। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा घबरा गए। मुझे डर था कि रुइयर को पता चल जाएगा। लेकिन महाराज, आपने पहले ही कहा था कि परीक्षा खत्म होने के बाद रुइयर को सच बताओगे। लेकिन अब तक आपने कुछ नहीं कहा और उसे एक छोटा सा पद दे दिया। क्या आपको लगता है कि उसने अभी तक काफी कष्ट नहीं झेले? ये मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने देख ही लिया, इतने बड़े इम्तिहान जैसे मामले में भी पीछे से खेल चल रहा है। अरे ये था क्यूई साम्राज्य। ऊपर से तो शांति दिखती है, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह सड़ चुका है। लेकिन इसका रुई के अधिकारी बनने से क्या लेना देना? तुम समझते नहीं, उस पद पर बैठकर ही वो सब देखा जा सकता है जो महल में नहीं दिखता। महाराज, आपके तर्क अधिक है, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। लेकिन रुई की उम्र भी हो गई है। सामान्य परिवार के बेटे इस उम्र तक शादी कर चुके होते हैं, लेकिन वह अभी भी महल से बाहर कठिन जीवन जी रहा है। ठीक है रानी, बस करो। वैसे आन गुओगोंग की पोती अभी युवा है। थोड़ी देर में मैं एक आदेश जारी करूंगा। उसकी शादी रुई से कर दूंगा। जब रुई महल लौटेगा तो वो राजकुमारी बन जाएगी और भविष्य की रानी भी। अब तुम संतुष्ट हो? मैं महाराज का आभारी हूँ। हल्के से, हल्के से। बस देर हो रही है, जल्दी हम कपड़े बदलकर महल से निकलते हैं, वरना रुई को पता चल जाएगा। बड़े चाचा, आपको मेरा न्याय करना होगा। कल परिणाम आए। लियू रुई टॉपर बनने के बाद न सिर्फ मेरा अपमान किया, बल्कि मुझे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने को मजबूर किया। अगर भविष्य में उसकी तरक्की हो गई तो हमारे झाओ परिवार का अच्छा नहीं होगा। ये कैसा अन्याय है? भाई, आपने पहले जिनहेंग को टॉपर घोषित किया था, लेकिन अब लियू रुई कैसे बन गया? महाराज 10 साल से महल में बीमार है। वे केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही दखल देते हैं। अजीब बात है, इस बार के इम्तिहान में उन्होंने इतनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने सभी उत्तर पत्रिकाएं पढ़ डाली। लियू रुई का लेखन वास्तव में उत्कृष्ट था, इसलिए महाराज की नजर में आ गया। ये लियू रुई, उसकी किस्मत हर बार इतनी अच्छी क्यों होती है? भाई, कहीं महाराज को कुछ शक तो नहीं हो गया? नहीं होगा। अगर महाराज को शक होता तो मुझे बुला लेते। हा। तुम दोनों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लियू रुई गरीब परिवार से है। उसके पीछे कोई बड़ा खानदान नहीं है। महाराज ने उसे केवल एक छोटा सा हानलिन युआन का पद दिया है, जबकि मैंने तुम्हारे लिए हानलिन युआन का उच्च पद दिलवाया है। बड़े चाचा का शुक्रिया। युवराज, आप सच में महान हैं। ये हानलिन युआन का पद लियू रुई के पद से 2 स्तर ऊपर है। अब उसे तुम्हारी आंखों के इशारे पर चलना पड़ेगा। टॉपर बनकर क्या हुआ? वो तो मेरा हारा हुआ है। मैं शेन्यून गुओगोंग परिवार की बेटी हूँ। इतनी ऊंची हैसियत वाली मुझे शादी करनी है एक 9वें दर्जे के छोटे अधिकारी से? यह तो मजाक है। देवी, लियू रुई कम से कम नया टॉपर तो है। यह आज के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया विवाह है। आप थोड़ा कम बोलें। कुछ दिनों में आपकी गोद भराई की रस्म है। खुशियों के बारे में सोचें। चलिए। शेन्यू, सामने वाली, क्या वो अनगोंग हाउस की बेटी है? शेन्यू शेनजी, मैंने सुना है सम्राट ने उसका विवाह लियू रुई से तय किया है। ओह, वही है। अनगोंग 3 बार लगातार मंत्री रहे हैं। उनकी स्थिति दाकी में असाधारण है। ये शेनजी वर्तमान राजकुमार से भी विवाह कर सकती थी। फिर लियू रुई जैसे गरीब घराने को क्यों दी गई? पता नहीं सम्राट ने क्या सोचा और क्या सोच सकते हैं। बस उसे 9वें दर्जे का अधिकारी बनाकर उसके मन की असंतुष्टि दूर करने के लिए। इसलिए विवाह देकर उसे शांत किया।
कहो, अगर मैं छीन लूं लियू रुई की वो ताकतवर औरत, वो क्या करेगा? तब शायद वो राजधानी में मजाक का पात्र बन जाएगा। चलो पीछे चलते हैं। रुई, आज शेनजी की गोद भराई की रस्म है। तुम्हारा और शेनजी का विवाह सम्राट ने तय किया है। थोड़ी देर में जाकर उसे अच्छी तरह से बधाई देना। लेकिन माँ, मैं उस शेन जी को नहीं जानता, फिर उससे विवाह कैसे करूंगा? मूर्ख बच्चे, यह शेनजी उच्च कुल की है और शिक्षित भी। तुम देखोगे तो पसंद आ जाएगी। कैसे कह रही हो? माँ जैसे शेन जी को अच्छी तरह जानती हो। मैंने सुना है समय हो गया है। जल्दी जाओ। तो मैं चलता हूँ। अभी गया। हाँ, कुछ दिन पहले जब हम महल लौटे थे, सुना था कि टॉपर राजकुमार है। कहीं खबर लीक तो नहीं हुई? सम्राट, मैंने हर तरफ से इंतजाम कर दिया है। वैसे भी रुई जब महल से गया था तब सिर्फ 6 साल का था। अब वह इतना बड़ा हो गया है, कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मैं जैसे किसी अहम व्यक्ति को भूल गया हूं। मुझे क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? शायद भ्रम है। रुई, सच में रुई, तुमने देखा? हाँ, देखा। कितने साल बीत गए। राजकुमार बड़े हो गए हैं। चलो जल्दी चलते हैं। महारानी माँ, आप भूल गई कि सम्राट और रानी ने पहले क्या कहा था? उन्होंने राजकुमार को ग्रीवी में पाला है। अगर हमने पहचान लिया तो बुरा होगा। सब मेरे उस कमीने बेटे की वजह से। हमारा पोता इतने सालों से अलग है। आज मिले भी तो पहचान नहीं सकते। यह कैसे होगा? थोड़ा खाना दो। भला करो, भला करो। मुझे एक उपाय सूझा है। रुई, दादी आखिरकार तुमसे मिल ही गई। तुम कह रही हो कि तुम मेरी दादी हो? तुम्हारा नाम लियू रुई है, 18 साल की हो, और तुम्हारे नितंब पर एक चंद्राकार लाल जन्मचिन्ह भी है ना? तुम सच में मेरी दादी हो? मेरे माता पिता ने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया? दादी, तुम लोग राजधानी में क्यों हो? मुझे पता चल गया। जरूर पिताजी बाद में राजधानी में पालकी नहीं उठाने लगे। युनचेंग में खेती करने चले गए। युनचेंग का रास्ता बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें यहां छोड़ दिया। पालकी उठाना और खेती करना, यह सब क्या बकवास है? हाँ, पालकी उठाना। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी फुआ फांग के साथ राजधानी में ही रह गई। इन सालों में तुम लोग कैसे गुजारा करते थे? तुम यह समझाओ कि कैसे गुजारा किया। कचरा बीन कर। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहा है। अच्छा हुआ कि अब पोता सरकारी नौकरी में आ गया है। अगले महीने वेतन मिलेगा। महीने के 10 ताबे। क्या सिर्फ 10 ताबे से ही इतनी खुशी? तुमने पहले कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। दादी, खुश हो जाओ। दादी, मुझे थोड़ी देर में गुंगुआन जाना है। मिस शेन का कमरबंद समारोह में शामिल होने तुम लोग पहले घर चले जाओ। रात को जब मैं लौटूंगा तब हम अच्छी तरह बातें करेंगे। गोंगुआन जाना है? सम्राट ने तुम्हारी शादी तय की है, दादी ने भी सुना है। यह भावी पोतवधू दादी को जरूर मिलना है। दादी तुम्हारे साथ चलेगी। ठीक है, चलो। आज कुत्ते के पैरों में लकीर लग गई। हमारे भिखारी के कपड़ों के बदले इतनी अच्छी चीज मिल गई। अमीर लोगों की जिंदगी वाकई दिलचस्प है। पोतवधू से पहली मुलाकात खाली हाथ जाना ठीक नहीं। चलो अभी खरीद लेते हैं। रुई, दादी को अचानक याद आया, कल का बीनाया कचरा अभी तक बेचा नहीं है। हम जल्दी लौट आएंगे। दादी, यहां इतने सारे मर्द हैं। एक कमजोर महिला को इतना सामान क्यों उठाने देंगे? अरे, मैं मदद करता हूं। धन्यवाद युवराज, मुझे अभी कुछ काम है। आज वाकई तुम्हारा शुक्रिया। कैसे अभी तक लौटे हो? इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी से सामने के हॉल में जाओ।
मिस को इंतजार न करवाओ। ठीक है। शेन दीदी, आज तुम्हारा गोद भराई का दिन है। बहन, यहाँ तुम्हें बधाई देती हूँ। यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है और मेरा भी। आज सभी का आना ही काफी है। जल्दी से सभी मिसों को चाय दो। चाय देने को कहा है, सुनाई नहीं देता। दीदी, आप चाय पीजिए। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? मिस, आपके कपड़े। यह तो बेहतरीन शू ब्रोकेड है। मालकिन ने आज के गोद भराई के लिए आधे साल पहले ही विशेष रूप से ऑर्डर किया था। अब क्या होगा? छोटी प्यारी, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। तुम चाहती हो कि यूनिट सबके सामने शर्मिंदा हो। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। बहाने बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। सावधान। बेटी, ठीक हो ना? शुक्रिया महोदय। शेन किंग, पता नहीं था। तुम रोजमर्रा में इतनी मासूम दिखती हो, लेकिन असल में तो मर्दों को लुभाने वाली छोटी प्यारी हो। बड़ी बहन, मैंने नहीं किया। बस करो। उसने ऐसा क्या गलत किया है? पहले तुमने बिना वजह उसे पीटा, फिर बिना सोचे समझे उसे यहाँ बदनाम किया। बिना वजह? मैं इस राज्य के मंत्री की बेटी हूँ और यह एक नाजायज बेटी है जो यहाँ कुत्ते से भी बदतर है। मैं जैसे चाहूँ वैसे उसके साथ व्यवहार कर सकती हूँ। हमारे महान राज्य में जायज और नाजायज सभी बराबर हैं। उसे माफी मांगो। तुम मेरी बेटी से उसे माफी मांगवाना चाहते हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की? मैं हनलिन अकादमी का सेवक हूँ, लियू रुई। हटो हटो, कहाँ के गंदे भिखारी। ये राज्य के मंत्री का घर है, यहाँ मुफ्त में खाने पीने आए हो। मेरे मालिक अपने पोते को ढूंढने आए हैं और तुम्हारी मिस के गोद भराई में शामिल होने। तुम समझदारी से काम लो। अच्छा, तो मालिक है? निमंत्रण कार्ड दिखाओ, मुझे दिखाओ। मेरे पास निमंत्रण कार्ड नहीं है, लेकिन यह देखो, अच्छी तरह देख लो। जाओ जाओ, जाकर राज्य के मंत्री को सूचित करो, जल्दी करो। मैं हनलिन अकादमी का सेवक लियू रुई हूँ। वह नया राज्य परीक्षा का टॉपर है। मिस, वही लियू रुई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना कि गोगोंग हवेली की मिस शेन का आदर्श समारोह है, इसलिए मैं बधाई देने आया हूँ। मेरे आदर्श समारोह का तुमसे क्या लेना देना? क्या तुम ही शेन यून मिस हो? रुई, दादी आ गई है। बहू कहाँ है? मुझे दिखाओ। वही है। बहू, जल्दी से दादी को अच्छी तरह देखने दो। यह भिखारी कहाँ से आया? मुझे छूकर गंदा कर दिया। तुम मेरी दादी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद ही हो एक छोटे से 9वें दर्जे के अधिकारी होने के अलावा तुम्हारी दादी अभी भी एक भिखारी है। यह लियू रुई दिखने में तो अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से न केवल पद छोटा है, बल्कि परिवार की स्थिति भी इतनी खराब है। हाँ, शेन यून का उससे विवाह होना एक फूल को गोबर पर लगाने जैसा है। लेकिन आज तुम लोग आए हो तो अच्छा हुआ। मुझे फिर से चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, कुछ दिन पहले सम्राट ने मेरी शादी नए उत्तीर्ण विद्वान लियू रुई से तय की थी। आज मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि हमारा गोगोंग परिवार यह विवाह तोड़ रहा है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम बूढ़ी हो गई हो, कानों से सुन नहीं पाती? मैं कह रही हूँ कि विवाह तोड़ रही हूँ। कम से कम दादी एक बड़ी है, तुम बड़ों के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार कैसे कर सकती हो? कौन सी बड़ी? क्या वह इस लायक है? लियू रुई, मुझे पता है कि तुम्हें यह विवाह तोड़ने में दुख हो रहा है, क्योंकि तुम जैसे मेंढक के लिए इस तरह का अवसर मिलना मुश्किल है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा गोगोंग परिवार तुम्हारे जैसे निम्न वंश के लिए नहीं है। अगर समझदार हो तो जल्दी से विवाह तोड़ने पर सहमत हो जाओ। यह विवाह सम्राट ने स्वयं तय किया है। क्या तुम इसे ऐसे ही तोड़ सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि सम्राट को पता चलने पर तुम पर दंड नहीं होगा? सच कहूँ तो मेरी पहले से ही एक सगाई तय है। सम्राट को पता चलने पर भी वह माफ कर देंगे। सगाई? मैं ही मिस शेन का भावी पति हूँ। तुम? यह कौन है? मैं नवनियुक्त हानलिन अकादमी का संपादक झाओ जिनहेंग हूँ। क्या वह प्रधानमंत्री के भतीजे झाओ जिन्हें यंग मास्टर है? यह यंग मास्टर झाओ न केवल उच्च वंश से हैं, बल्कि कम उम्र में ही संपादक का पद संभाल रहे हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, फिर हानलिन अकादमी में कैसे आए और संपादक का पद कैसे संभाल रहे हो? क्या तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है जो सिर्फ कठिन परिश्रम से ही सफल हो सकता है? और मेरे जैसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना बिल्कुल आसान है, जैसे हाथ का खेल।
लियू रुई, मुझे देखकर जो तुम्हारा सीधा ऊपरी अधिकारी है, तुरंत घुटने टेक दो। घुटने नहीं टेकोगे? लियू रुई अपने अधिकारी का अपमान कर रहा है। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा अपराध है? तुम्हारी पोस्ट सिर्फ मुझसे 2 स्तर ऊपर है। दा की साम्राज्य में सिर्फ 3 स्तर ऊपर वालों को ही घुटने टेकने की जरूरत होती है। इस छोटे अधिकारी ने संपादक महोदय को नमन किया। लियू रुई, अब तक तुम मेरे साथ शब्दों का खेल खेल रहे हो। सच कहूं तो मेरा शेन यून के साथ कोई सगाई नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, है ना शेन यून? हाँ, इसलिए समझदारी दिखाओ और सगाई तोड़ दो। हमारा गोगोंगफू तुम्हें जाने देगा। अगर तुम मेरे पीछे पड़े रहोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। यह लियू रुई नया टॉपर है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सगाई टूट गई और इतना अपमानित हुआ। बहुत हास्यास्पद है। यह उसकी खुद की गलती है। उसे अपनी पृष्ठभूमि पर गौर करना चाहिए। क्या वह सच में सोचता है कि सम्राट की मंजूरी से शेन यून उससे शादी करेगी? पीछे पड़े रहना। तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। आज तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आज ही सम्राट से सगाई तोड़ने की अनुमति मांगूंगा। तुमने क्या कहा? दादी, चलो हम चलते हैं। क्यों चलें? हम क्यों चलें? तुम और तुम लोग कौन होते हो? मेरे पोते के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले? आज मैं आ गई, नहीं तो तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाती। अगर मेरा पोता सच में तुम जैसी से शादी करता, तो यह हमारे लियू परिवार के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती। तुमने मेरा अपमान किया, आज तुम्हारा ही अपमान होगा। तुम्हारे इस व्यवहार से मेरे पोते के जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं हो। बस करो दादी। रुई एर, चिंता मत करो, आज दादी तुम्हारे लिए न्याय लाएगी। जो भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे हंसी आ रही है। तुम जैसे घमंडी लोग हमसे कीमत वसूलने की सोच रहे हो। तुम्हारा पोता टॉपर बन गया है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम महान हो। हमारे गोगोंगफू के सामने तुम सिर्फ एक कीड़े हो। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ मौजूद सभी लड़कियां राजधानी की प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। तुम अगर एक भी ऐसी लड़की ढूंढ सकते हो, उस छोटे से अधिकारी से शादी करने को तैयार, मैं शेन यून तुरंत घुटने टेक दूंगी। उससे माफी मांगूंगी। क्या कोई तैयार है? क्या सच में कोई तैयार नहीं है? बूढ़े, तुम्हें अभी तक हकीकत समझ नहीं आई। अभी भी इस पोते को खजाना समझ रहे हो। मैं तैयार हूँ। मालिक मालिक, मुसीबत आ गई। घबराए हुए। आज यून की आयु संस्कार की रस्म है। वहां सब ठीक तो है ना? मालिक, पहले ये देखिए। इस छड़ी का मालिक कहाँ है? लगता है बड़ी बेटी की आयु संस्कार में शामिल होने गया है। जल्दी लोगों को लेकर स्वागत की तैयारी करो। हाँ, मैं तैयार हूँ। प्यारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दूसरों का साथ दे रही हो, उससे शादी करने को तैयार हो गई। आज श्री लियू ने मेरी 2 बार मदद की, साथ ही वह सुंदर और विद्वान भी हैं। इसलिए मैं तैयार हूँ। अच्छा प्यारी, तुम आज जानबूझकर मुझे चिढ़ाने आई हो, लेकिन लियू परिवार भी तो गरीब है। तुम वहां जाकर स्वर पालो, खेती करो। यह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। यह युवती, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मेरा नाम है। उसका नाम शेन किंग है, हमारे राजकुमार के घर की सबसे नीची दर्जे की बेटी है। तुम लियू परिवार वाले खजाना पा गए। हम लियू परिवार साधारण परिवार से हैं, कभी किसी के जन्म को नहीं देखते। आज मैं फैसला करता हूँ, तुम्हारी शादी हमारे रुई से कर दूंगा। जल्दी मेरी पोती के लिए तोहफा लाओ। मुझे लगा कुछ और होगा। एक फटा हुआ बोरा, इसमें जो है वह 90% कचरा ही होगा। हाँ, बदबू आ रही है। जल्दी इस कचरे को फेंक दो। लियू रुई, ओ लियू रुई, तुम्हारी दादी बड़ी हास्यास्पद है। एक थैली कचरा लेकर तोहफे के रूप में दे रही है। हाँ। क्या यह वान लीजियांग शान तो है? यह कम से कम 1 लाख तांबे का है। और यह तो बेहतरीन कांच का फूलदान है। मैंने इसे ज्वेलरी शॉप में देखा था। यह तो उनकी शान थी। लियू रुई तो गरीब परिवार से है ना? उसके पास इतनी कीमती चीजें कैसे हैं?
दादी ये सब रुई, चिंता मत करो, आज का मामला दादी संभाल लेगी। क्या वान ली जियांग शांत हो? क्या कांच का फूलदान? ये तो एक नजर में नकली है। तुम लोगों ने दिमाग से सोचा भी नहीं। अगर ये असली होता तो एक भी चीज लाखों में मिलती। लियू परिवार भिखारी बनने की हिम्मत करता। अच्छा लियू रुई, आज मेरी 16वीं सालगिरह है। तुम्हारी दादी ये नकली सामान लेकर आई है क्या शुरू से ही? मुझे देने की सोच रही थी। अच्छा हुआ हमने पहले ही तुम्हारी सगाई तोड़ दी। अगर लोगों को पता चला कि घर में नकली सामान है तो राजधानी के अमीर लोग हंसते हुए मर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तोहफा तोड़ने की? आज हम सिर्फ इन नकली चीजों को नहीं बल्कि तुम लोगों को भी सबक सिखाएंगे। अरे लोगों, इन तीनों को और इस प्यारे को बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़वाने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो? बस एक भिखारी हो, जल्दी करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताती हूँ। मैं हूँ वर्तमान। माफ कीजिए महारानी, हम देर से पहुंचे। महारानी को प्रणाम। महारानी, अब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताती हूँ। मैं हूँ वर्तमान। अरे बाप रे, मेरी मां उम्रदराज हो गई है। पिताजी आप यहाँ कैसे? उसका दिमाग ठीक नहीं है। हम चलते हैं। मेरे सामने से हटो। छोड़ो, चले गए तो गए, शांति मिली। शेंटिंग वो प्यारी सी लड़की, उसकी शादी लियू रुई से करा दो। जब सम्राट पूछेगा तो हम कहेंगे वो दोनों भाग गए, सारा दोष उन पर मढ़ देंगे। माँ ने बिल्कुल सही कहा। दादाजी आप यहाँ? और आपने अभी क्या कहा? महारानी? हाँ, क्या तुमने अभी महारानी को देखा? आपका मतलब महारानी आई थी मेरे जन्मदिन पर? नहीं देखा। अजीब बात है। तो क्या तुमने अभी कोई अजनबी देखा? खासकर कोई बूढ़ी औरत? दादाजी एक बूढ़ी औरत तो थी, लेकिन वह महारानी नहीं हो सकती। तुम्हें कैसे पता? वो बूढ़ी तो एक भिखारिन थी, महारानी तो सोने जैसी है। वो कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर और रुई लेकर घूम सकती है? सही कहा। शायद महारानी बिना अंदर आए निकल गई हो। आज से याद रखो, कोई भी शक की शख्स दिखे तो मुझे बताना। चिंता मत करो। मां, मेरी अनुमति के बिना तुमने रुई से मिलने क्यों जाना चाहा? मैं अपने पोते से मिलूंगी, क्या कर लोगे? मैंने अपनी पहचान भी नहीं बताई, तुम मुझे क्यों नहीं मिलने देते? ये क्या है? वन लैंड स्काई पेंटिंग? इतने सारे हरे बंगले, इतने जेवरात। बताओ, क्या तुम राजधानी के सारे अनमोल खजाने सबको एक साथ पकड़ लिया जाए? मैं पहली बार अपनी पोती से मिल रही हूँ, उसे एक अच्छा प्रभाव देना चाहती हूँ। एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती हूँ। तुम कैसा अच्छा प्रभाव छोड़ रही हो? रुई इतना समझदार बच्चा है, चाहे कोई मूर्ख ही क्यों न हो, वो भी समस्या को समझ जाएगा। खुशकिस्मती से मुझे याद आया कि मैं तुम्हें भूल गया था, नहीं तो सब पता चल जाता। बस मेरी बात मत करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रुई नया चैंपियन है, लेकिन उसे सिर्फ एक छोटा सा 9वें दर्जे का अधिकारी बनाया गया है। और वह बेकार झाओ जिनहेंग जो फेल हो गया, वह हानलिन अकादमी का संपादक बन गया। क्या यह उचित है? क्या क्या कहा आपने? झाओ जिनहेंग हानलिन अकादमी का संपादक है? हाँ। ये तो असंभव है। हमारे दा किंग में सिर्फ वही सरकारी नौकरी पा सकते हैं जिनके पास डिग्री हो। झाओ जिनहेंग के पास कोई डिग्री नहीं है, वो हानलिन अकादमी का संपादक कैसे बन सकता है? महाराज, आज मैं भी वहां था, महारानी का कहना सच है। वास्तव में महारानी ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की थी, इसके लिए उन्होंने भिखारी के कपड़े भी पहन लिए। बहुत ही। वह झाओ जिनहेंग और गोंगखू फैमिली की मिस शेन ने बहुत ज्यादती की। न सिर्फ सार्वजनिक रूप से शादी तोड़ी, बल्कि राजकुमार का अपमान भी किया। आपने महारानी को गलत समझा। ये तो बहुत ज्यादती है। क्या हमारा दा किंग का सरकारी तंत्र, उनका अपना घर है?
माँ, मैंने गलती की, आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया। अब ठीक है। और आज अगर मैं नहीं होती, तुम्हें इतनी अच्छी बहू कहां से मिलती? माँ, क्या आप उस मिस शेन की बात कर रही हैं जो साथ आई थी? हाँ, वही है। लेकिन यह मिस शेन, मैं उसे नहीं जानती। क्या वह वास्तव में रूही के लिए उपयुक्त है? मैंने पूरी जिंदगी लोगों को देखा है, मेरी नजर गलत नहीं होती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। मिस शेन, तुम्हारे हाथ पर इतने जख्म कैसे हैं? मैं घर में एक छोटी बेटी हूँ। जब भी मेरी बड़ी बहन का मूड खराब होता है, वह बिना कारण मुझे मारती पीटती है। मेरी हालत तो अभी ठीक है, कम से कम पेट भर खाना तो मिलता है। लेकिन और भी कई छोटी बेटियां हैं जो इन बड़े घरों में पिस रही हैं। शायद मर गया हो और किसी को पता भी न चले। या सिर्फ इसलिए कि वह एक अवैध संतान है? वह हमेशा दूसरों के नीचे रहने के लायक है? दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए श्री लियू, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिर्फ इसलिए कि हमारा जन्म अच्छा नहीं था, हमें अपमानित किया जाता है। मैंने कभी सोचा था, अगर एक दिन मेरे पास क्षमता होगी, मैं यह सब बदल दूंगा ताकि मेरे जैसी औरतें अब और पीड़ित न हों। मुझे विश्वास है, यह दिन जरूर आएगा। कैसा लगा? मेरी नजर गलत नहीं थी ना? ये शेन जी वाकई एक अच्छी लड़की है, तुम्हारे जवानी जैसी ही है। देखने में बहुत नाजुक लगती है। इतना ही नहीं, मैं देख सकती हूँ कि हमारे रूही को भी उससे लगाव है। अगर वह एक दिन रानी बने, पूरे देश की मां बने, तो यह सच में पूरी दुनिया की औरतों के लिए खुशी की बात होगी। महारानी मां। अरे हाँ, तुम लोग जारी रखो। मैंने कुछ नहीं देखा। पिताजी रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ। अंदर जाओ। हम अंदर जाते हैं। रूही, आज तुम्हें बहुत दुख हुआ, पिता जानता है। लेकिन एक आदमी होने के नाते, एक बड़े आदमी होने के नाते, इस छोटे से दुख का क्या मतलब है? पिताजी, मैं अपने दुख की परवाह नहीं करता, लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हुआ है जिसने मुझे दिखाया है कुछ चीजें जो मैंने पहले नहीं देखी थी। आज का दाक्यू शांति का युग है, लेकिन न्याय के बिना इसे शांति का युग कैसे कहा जा सकता है? यह सच है, लेकिन इस अशांत दुनिया में हमें धूप और धूल के साथ रहना सीखना चाहिए। उन नियमों को स्वीकार करना होगा, तभी तुम सुरक्षित रह सकते हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? इसके विपरीत, मैं यह सब बदलना चाहता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? हाल ही में जो कुछ हुआ है, हर चीज का संबंध प्रधानमंत्री से है। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री झाओ जी के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। दरबार के गद्दारों को साफ करो, राजा के आसपास से दुष्टों को हटाओ। रूही, इसमें खतरा है। बेटा नहीं डरता। रूही, चिंता मत करो, बस तुम्हारी मर्जी हो। पिता हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। तुम कौन हो? सुबह सुबह यहां डंका पीट रहे हो? महोदय, ये वही नया टॉपर है, 9वें दर्जे का अधिकारी बना लिया गया लियू रूही। समझा कौन है? तुम हो ना? बताओ क्या शिकायत है? किसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हो? मैं मौजूदा प्रधानमंत्री झाओ जी के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। पदों की बिक्री, गुटबाजी करके विरोधियों को नष्ट करना। हाँ, भैया, आपका शतरंज का खेल वाकई शानदार है। छोटा भाई सच में प्रभावित हुआ। हाँ।
वो लियू रुई अभी कैसा है। इस बारे में बात करें तो बड़े पिताजी, आप ही सबसे अच्छे हैं। पिछली बार ड्यू के महल में उसे पता चला कि मैं एडिटर बन गया हूं, तुरंत उसका चेहरा उतर गया। इस बार उसे पूरी तरह समझा देंगे। वो एक तुच्छ कीड़ा हमसे कभी नहीं जीत सकता। हा, सुना है तुमने उससे ड्यू की बेटी को छीन लिया। ये अच्छा काम किया तुम दोनों की शादी के बाद। दरबार में मेरी मदद भी करेगा। बड़े पिताजी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। महोदय, बड़ी मुसीबत है। इतनी घबराहट में ये कैसा व्यवहार है। वही नया टॉपर लियू रुई, वो यिंग तियानफू गया है। डंका पीटकर आपके खिलाफ पदों की बिक्री की शिकायत कर रहा है। गुटबाजी करके विरोधियों को नष्ट करना। तुम क्या कह रहे हो? ये लियू रुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई? एक गरीब घर का बिना किसी पृष्ठभूमि वाला आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत करता है। भैया, ये सिर्फ एक अकादमी का छोटा अधिकारी है। चिंता की कोई बात नहीं। बस यिंग तियानफू के मजिस्ट्रेट को एक संदेश भेज दो, वो संभाल लेगा। पहले जो वांग यूशी ने आपके खिलाफ शिकायत की थी, वही तो उदाहरण है ना। तुम क्या जानो? अगर वो लिखित में शिकायत करता तो मैं बस एक इशारा करता, वो शिकायत पत्र सीधे मेरे पास आ जाता। लेकिन अब वो यिंग तियानफू में डंका पीट रहा है। ये स्थिति अलग है। ये कैसे अलग है? अज्ञानी। अच्छे से सोचो, इतने सारे लोग और शिकायत है मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये पूरे शहर में तूफान नहीं लाएगा। कुछ ही दिनों में ये सम्राट के कानों तक पहुंच जाएगा। हाय, फिर इसे झूठा साबित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़े पिताजी, अब क्या करें? आप तो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको लियू रुई के साथ कोर्ट में सामना करना पड़ेगा? हाँ, अब तक पहले हमला करना ही होगा। भैया, आपका मतलब है? हाँ, जब तक शिकायत करने वाला गायब हो जाएगा तब तक यह मामला खत्म हो जाएगा। बड़े चाचा, आप तो बहुत चालाक हैं। ये काम मुझे सौंप दीजिए। मैं वादा करता हूं इसे बखूबी अंजाम दूंगा। ठीक है, ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। लियू रुई, ओ लियू रुई, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में आ गए हो। इस बार मैं तुम्हें मारकर कहीं दफन नहीं करूंगा। खाओ। दादी कहाँ है? दादी क्यों नहीं लौटी? अरे, तुम्हारी दादी को हमारा ये अच्छा घर पसंद नहीं आया। गांव की झोपड़ी में लौट गई। यह कैसे हो सकता है? मैं दादी को लेने जाता हूँ। रुको रुई, असल में तुम्हारी दादी तुम्हारी और शेनजी की शादी की तैयारी करने गई है। शादी की तैयारी? पिताजी, माताजी, मैंने किंगर से बात की है। हमारे घर की स्थिति सीमित है। हमारी शादी सादगी से करेंगे। बस सबके साथ एक भोजन कर लेंगे। हाँ, बस रुई के साथ रहने से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिता तो सादगी से करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी बिल्कुल नहीं मान रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में हमें और नाटक करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बता देंगे। नाटक? मुझे क्या बताना है? कुछ नहीं, आओ आओ। ज्यादा सब्जी खाओ, आओ आओ। पिताजी, माताजी, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जरूर कुछ है। कुछ नहीं। क्या आवाज है? जल्दी बाहर देखो। लियू रुई, सोचा नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। तुम झाओ जिनहेंग, रात के समय इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर क्यों आए हो? मैं क्या कर रहा हूं? लियू रुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने यिंग तियानफू में जाकर मेरे बड़े चाचा के खिलाफ शिकायत की। तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत हो रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन अगर तुम यिंग तियानफू जाकर शिकायत वापस ले लो
और मान लो कि तुमने जानबूझकर झूठी शिकायत की थी, तो नौकरी छोड़कर गांव लौट जाओ। मैं तुम्हें एक जीवन दे सकता हूं। नहीं तो तुम और तुम्हारे ये सभी दुष्ट लोग कल की सुबह तक नहीं देख पाओगे। यह राजधानी है, यहाँ न्याय है। झाओ जिनहेंग, हम दोनों सरकारी अधिकारी हैं। तुमने निजी घर में घुसकर लोगों को मारने की कोशिश की। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कानून। इस शहर में मेरा परिवार ही कानून है। लियू रुई, अगर तुम सभी दुष्ट लोग मर भी जाओ तो किसे पता चलेगा? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम जाओगे या नहीं? नहीं। ठीक है, फिर मुझे तुमसे और बात करने की जरूरत नहीं है। सभी सुनो, आग लगाओ, उन्हें जला दो। जल्दी चलो, अंदर जाओ। कोर्ट शुरू, सम्मान दिखाओ। मंत्री जी, आपका स्वागत है। आप यहां आए। कोई बात नहीं, जब कोई मुझ पर केस करता है तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे कितना भी काम हो। यही न्याय है। हां, मंत्री जी सही कह रहे हैं। जल्दी एक कुर्सी लाओ, बैठिए। क्या वे सभी मर चुके हैं? चिंता मत करो चाचा। कल रात मैंने खुद आग लगाई थी। बाहर कोई हलचल नहीं थी, तब मैं चला गया। वे सभी जरूर मर चुके हैं। तुमने अच्छा किया। जब हलचल शांत हो जाएगी मैं तुम्हें पदोन्नति दूंगा। धन्यवाद चाचा। अब तक ये वादी लियू रुई अभी तक क्यों नहीं आया? महोदय, मैंने उसे बुलाने के लिए लोग भेज दिए थे, लेकिन उसे नहीं मिला। महोदय, कानून के अनुसार अगर वादी नहीं आता तो केस खारिज कर दिया जाता है। सही कहा। जब ये अगरबत्ती जल जाए, अगर लियू रुई नहीं आया तो केस खत्म। क्योंकि वादी लियू रुई अभी तक नहीं आया, मैं घोषणा करता हूं। रुको। लियू रुई, तुम कैसे? मैं कैसे? तुम सोच रहे थे कि मैं मर चुका हूं या आग में जल गया, लेकिन तुम गलत हो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पिताजी, यह क्या? मैं पहले से तैयार था। जल्दी करो, समय कम है। किंग है। तू क्या मजाक कर रहा है? तू मरेगा या जिएगा, उससे मेरा क्या लेना देना? अगर प्रधानमंत्री को नाराज किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब तो पहले इस लियू रुई को सबक सिखाना होगा। दुस्साहसी लियू रुई, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? महोदय, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या अपराध किया है। कृपया स्पष्ट करें। आज की सुनवाई में तुम बिना कारण देर से आए और प्रधानमंत्री महोदय और मुझे इंतजार करवाया। अभी कहते हो कि तुम्हें अपना अपराध नहीं मालूम। तुम हमारे महान की राजदरबार की प्रतिष्ठा को क्या समझते हो? महोदय, आज की सुनवाई का समय सायंकाल 7:30 बजे था। मैं ठीक समय पर आया। दिए की मोमबत्ती अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर कैसे कह सकते हैं कि मैं देर से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? जब महोदय कहते हैं कि मैं बहस कर रहा हूं, तो मैं बहस करूंगा। आज की सुनवाई में मैं वादी हूं और प्रधानमंत्री महोदय प्रतिवादी। हमारे महान की राजदरबार में ऐसा कहां लिखा है कि वादी खड़ा रहे और प्रतिवादी बैठा रहे? तुम मुझ बूढ़े को तबीयत ठीक नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय ने दया दिखाई। मैंने हमेशा मेहनत की है, एक कुर्सी लाकर बैठने दिया। अगर तुम्हें आपत्ति है तो मैं नहीं बैठूंगा। अब सब लोग आ चुके हैं। मजिस्ट्रेट महोदय,
सुनवाई शुरू करें। लियू रुई, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने प्रधानमंत्री पर केस किया है। शिकायत पत्र में लिखे आरोपों के क्या सबूत है? महोदय, यही सबूत है। लियू रुई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे महान की कानून के अनुसार डिग्रीधारी ही राजकीय सेवा में आ सकते हैं, लेकिन झाओ जिनहेंग के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हानलिन अकादमी में संपादक बन गया। पूरी अकादमी जानती है वह हानलिन अकादमी में सिर्फ प्रधानमंत्री झाओ जी की वजह से आया। ये कैसा अन्याय है? हमने 10 साल कड़ी मेहनत की, तब भी शायद कोई छोटी सी नौकरी भी न मिले। हाँ, भले ही कभी परीक्षा पास कर ले, तो भी लियू रुई की तरह 9वें दर्जे के अधिकारी बने। और यह झाओ जिनहेंग प्रधानमंत्री के रिश्ते के बल पर पहले दिन से ही संपादक बना दिया गया। इससे पूरे देश के विद्यार्थियों का दिल टूट गया है। ऐसी बातें तो आम हो गई है। बस लियू रुई में ही इतनी हिम्मत है जो इस भ्रष्टाचार को उजागर कर सके। हाँ लियू रुई, हम तुम्हारे साथ हैं। शांति, प्रधानमंत्री। लियू रुई ने ठीक कहा। जिनहेंग हानलिन अकादमी में वास्तव में मेरी मदद से आया। देखो, उसने मान लिया। तुम लोग इतने जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की। महान कि मैं सच है कि बिना डिग्री के कोई सेवा में नहीं आ सकता, लेकिन एक और नियम है जिसने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो, विशेष रूप से नियुक्त किया जा सकता है। महोदय, मुझे नहीं पता कि उनका कोई विशेष योगदान क्या है। सबूत पेश करो। सभी महानुभावों, ये किताबें मेरे भतीजे झाओ जिनहेंग द्वारा लिखी गई है जब वो यूनचेंग में पढ़ रहा था। इनमें से कुछ तो शासन और प्रशासन पर है। यहां तक कि कुछ आविष्कार भी है जो साबित करते हैं मेरे भतीजे की योग्यता और महत्वाकांक्षा। चांसलर द्वारा विशेष नियुक्ति में क्या हर्ज है? यह बात कुछ हद तक सही लगती है। रुको। लियू रुई, तुम्हें और क्या आपत्ति है? महोदय, इन किताबों में कुछ अंश मैंने पहले पढ़े हैं। ये किताबें कुछ सहपाठियों द्वारा लिखी गई हैं। यह निश्चित रूप से झाओ जिनहेंग द्वारा नहीं लिखी गई हो सकती। उसने दूसरों के लेख चुराकर अपने नाम से प्रकाशित किए हैं। लियू रुई, ये सब तुम्हारे अनुमान मात्र है। अदालत में सबूत पेश करने होते हैं। महोदय, कृपया उन गरीब सहपाठियों को दरबार में बुलाएं, साबित करने के लिए। मुझे लगता है ये आवश्यक नहीं है। यहां से यूनचेंग कम से कम 3 दिन का सफर है। कोई समस्या नहीं। संयोग से जिन गरीब विद्यार्थियों का तुमने जिक्र किया, वे इन दिनों मेरे चांसलर आवास में मेहमान हैं। गवाहों को बुलाओ। क्या तुम्हारे द्वारा बताए गए यही लोग हैं? महोदय, हाँ। मैं तुमसे पूछता हूं, लियू रुई ने कहा कि वे लेख तुम्हारे द्वारा लिखे गए थे, क्या यह सच है? तुम लोग क्यों चुप हो? यह इंगतियानफू है। तुम्हें कोई भी शिकायत हो तो बेझिझक कह सकते हो। महोदय, वे लेख वास्तव में जूनियर एडिटर जाओ द्वारा लिखे गए थे। हम महोदय, हम तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं। हम ऐसे प्रभावशाली लेख कैसे लिख सकते हैं? वे लेख निश्चित रूप से जूनियर एडिटर जाओ द्वारा ही लिखे गए थे। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी चुपचाप देखते रहे कि तुम्हारे लेख चुरा लिए जाएं। इस स्थिति में भी तुम बिना कुछ किए बैठे रहोगे? धृष्ट लियू रुई, अब तक तुम्हें और क्या कहना है? महोदय, मेरे चाचा जी, जो वर्तमान चांसलर हैं, लोगों की योग्यता पहचानते हैं। वे पूरी तरह से साम्राज्य के लिए समर्पित हैं। लेकिन अब कुछ लोगों की ईर्ष्या के कारण उनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। यदि सख्त सजा नहीं दी गई तो भविष्य में हर कोई ऐसा ही करेगा। महोदय, परिणाम भयावह होंगे। आप सही कह रहे हैं। अरे लोगों, सजा दो। नहीं। लियू रुई, तुमने वास्तव में कुछ साहस और हिम्मत है, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। इस राजधानी में, यहां तक कि पूरे दाकी साम्राज्य में यह काला हो सकता है, लेकिन मैं इसे सफेद बना सकता हूं। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? तुम्हारी औकात ही क्या है? झाओ जी, तुम एक निकम्मे मंत्री हो। मेरा इंतजार करो। मुझे पता है तुम मानने वाले नहीं हो, सबूत ढूंढना चाहते हो, लेकिन प्रांताध्यक्ष महोदय तुम्हें यह मौका नहीं देंगे।
झाओ जिनहेंग, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तुम आज बच सकते हो, लेकिन कल नहीं। तुम अभी भी बहुत भोले हो। मेरे पीछे झाओ परिवार का साथ है, और तुम्हारे पीछे कौन है? क्या सम्राट स्वयं तुम्हारे साथ है? इस बार तो तुम मर के ही रहोगे। सम्राट आ गए हैं। ये महाराज यहां कैसे? भैया, तुम्हें पता नहीं, जरूर महाराज को पता चला कि कोई तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है। वे तुम्हारा समर्थन करने आए हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से स्वागत करो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। लियू रुई, तुम खत्म हो गए। मेरे चाचा ने महाराज का इतने सालों तक साथ दिया है। क्या तुम्हें लगता है महाराज तुम्हारा साथ देंगे? शायद अभी महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा दे। उठो, महाराज का धन्यवाद। पिताजी, माताजी, महाराज, आपको क्या हुआ? महारानी, हमारे इतने साल के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। हमारा रुई अब एक जिम्मेदार, योग्य राजकुमार बन चुका है। नहीं, बल्कि एक सम्राट। हाँ, बिल्कुल सही। रुई जल्द ही प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत करेगा। प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं। वो इतने सालों से मेरे आसपास छिपा था। यह साबित करता है कि वो बहुत चालाक है। सिर्फ रुई अकेले ये नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए एक सहायक ढूंढने का समय आ गया है। सहायक? अभी सहायक कहां से लाए? वो मैं हूं। बहुत अच्छा। मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। लियू रुई, अब तुम चाहे पिताजी माताजी पुकारो, कोई फायदा नहीं। महाराज ने क्या तुम लियू रुई के पिता नहीं हो? धृष्ट दरिद्र, तुमने सम्राट का वस्त्र पहनकर उनकी नकल करने की हिम्मत की। जल्दी से नीचे उतरो। अभद्र, महाराज के सामने ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाचा, मैं कहता हूं कि आप गलत हैं। वो कैसे महाराज हो सकते हैं? वो तो साफ तौर पर लियू रुई के पिता है। भाई, मैंने इस व्यक्ति को यूनचेंग में देखा है। वो वास्तव में लियू रुई के पिता है। सुना है कि महाराज हाल ही में बीमार है। सुना है कि वे राजकुमार को जनता में पालने गए हैं। क्या ये आप लोगों ने ये पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मैंने गलती की है। प्रधानमंत्री, आपकी क्या गलती है? मैं वर्तमान सरकार का प्रधानमंत्री हूं। परिवार पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मेरे भाई और भतीजे ने यूनचे में गड़बड़ी की है। मैं परिवार पर नियंत्रण न रख पाने का दोषी हूं। क्या सिर्फ नियंत्रण न रख पाने का ही दोष है? आज मैं यहां बैठा हूं सिर्फ तमाशा देखने के लिए, चूंकि वादी हानलिन युआन के उम्मीदवार लियू रुई है। मैं उनकी खुद की बात सुनना चाहता हूं। जी महाराज, तुम दोनों ने अभी कहा था कि यह लेख झाओ जिनहेंग ने लिखा है, सही है ना? हां। तो फिर अजीब बात है। इस किताब में लिखा गया घर जिंजू है और झाओ जिनहेंग तो यूनचेंग के मूल निवासी हैं। महाराज के सामने भी तुम झूठ बोलोगे? महाराज क्षमा करें। असल में प्रधानमंत्री ने अपने प्रभाव से हमें धमकाया और लालच दिया। हमें मजबूरन अपने लेख झाओ जिनहेंग को देने पड़े। हाँ महाराज, हमारे लिए एक लेख लिखना आसान नहीं है। मजबूरी के बिना हम इसे आसानी से नहीं छोड़ते। कृपया महाराज हमें क्षमा करें।
तुम लोग। प्रधानमंत्री महोदय, तुम्हें और क्या कहना है? महाराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। महाराज, ये दोनों मेरे नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को धमका रहे थे। मैं भी पीड़ित हूं। तुम दोनों, अगर आज मेरा सत्यानाश हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। आज की इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। महाराज, ये सब मैंने किया है। प्रधानमंत्री का इसमें कोई हाथ नहीं है। महाराज, तुम कहते हो यह सब तुम्हारे बिना हुआ, तो कल रात किसने हुक्म दिया था झाओ जिन्हें को लोगों के साथ मेरे घर जाने का और मेरे पूरे परिवार को जलाने का? जाओ, जल्दी जाओ। मैंने किया है। मेरे चाचा का इसमें कोई हाथ नहीं है। लियू रुई, ये सब मेरे और तुम्हारे निजी मामले हैं। मेरे चाचा का इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर उसकी बात सुनो। ये प्रधानमंत्री झाओ जी का इशारा है। झाओ जिन्हें को गवाहों को मारने का आदेश देने वाला। जब आदेश दिया गया था, मैं भी मौजूद था। प्रधानमंत्री, अब आपके पास कहने के लिए क्या बचा है? मैं, अरे, इन तीनों को गिरफ्तार करो, पद से हटाओ और जेल में डाल दो। आगे के आदेशों का इंतजार करो। चलो। मैं महाराज को प्रणाम करता हूं। रुई, यहां सिर्फ हम पिता पुत्र हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको पिता कहूं या महाराज। रुई, पिता ने जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया, लेकिन मजबूरी थी। आप महाराज हैं, मजबूरी कैसी? मैंने कहा था कि रुई को पहले बता दो, लेकिन आपने इसे अब तक टाल दिया। मुझे लगता है कि रुई आपसे रिश्ता तोड़ देगा। तब आप क्या करेंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? फरमान सुनाओ। स्वर्ग के आदेश से महाराज का फरमान। मैंने 3000 साल तक शासन किया, खुद को लग्नशील और जनता का हितैषी समझा, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे दुष्ट मंत्रियों को बढ़ावा दिया, जनता के प्रति विश्वासघात किया। इसलिए ये फरमान जारी कर पूरा शासन राजकुमार लियू रुई को सौंपता हूं। यही मेरी आज्ञा है। रुई, मैंने तुम्हें पूरा राजपाट दे दिया। इस तरह पिता वही किसान पिता रहेंगे। अब नहीं कह सकते कि पिता ने धोखा दिया, है ना? मेरे जैसे सामर्थ्यहीन बेटे से इतने बड़े साम्राज्य का प्रबंधन नहीं हो पाएगा। मुझे आपसे कुछ और साल सीखने की जरूरत है। बस यही सही बात है। पिता पुत्र में रात भर की दुश्मनी थोड़ी ना होती है। वैसे किंगर कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। क्या उसे इस बारे में पता है? बेवकूफ बच्चे, कल तुम्हारी शादी है। उसे घर जाके तैयारी करने भेज दिया। सच्चाई के बारे में कल दुल्हन लेने जाओगे तब पता चल जाएगा। अरे हाँ, दादी। दादी महारानी कहाँ है? अरे, दादी महारानी को एंगोगो मैंशन में अपमान सहना पड़ा। अब बदला लेना चाहती है। जल्दी मिलेंगी। खैर यूनर, बस तुम्हारी किस्मत खराब थी। किसे पता था कि महाराज प्रधानमंत्री को पद से हटा देंगे और वो झाओ जिनहेंग भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन अच्छा है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका क्या फायदा? उसके साथ मेरी सगाई की बात सबके सामने कह दी। अब मुझे डर है कि लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। सुनो, मैंने सुना है कि राजकुमार जल्द ही महल लौट रहा है। युवा, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। राजकुमार का मुझसे क्या लेना देना? तुम पागल हो क्या? इस शहर की सभी अमीर लड़कियों में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और हैसियत वाली कितनी है? इसलिए तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। कौन जाने भविष्य में तुम रानी बन सकती हो। माँ, तुम सही कह रही हो। वो बेकार झाओ जिनहेंग। राजकुमार से शादी करना ही असली शान होगी। शेंकिंग, एक गरीब घर की लड़की, तुम इतनी बेताब क्यों हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी पुरुष की जरूरत है? लियू रुई ईमानदार है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।
जिद्दी हो तुम, शादी के बाद पता चलेगा। लियो परिवार के लोग आ गए हैं। आए हैं तो आए हैं, इतना उत्साहित क्यों हो? तुम्हें कुछ देखा नहीं है क्या? कैसा है? क्या बारात बहुत गरीबी भरी है? कहीं वो लियो रुई बैलगाड़ी लेकर तो नहीं आया? कहने की जरूरत नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति देखो। उसकी थोड़ी सी तनख्वाह से घोड़ा गाड़ी तो दूर, किराए पर लेना भी मुश्किल होगा। बैलगाड़ी के अलावा क्या दुल्हन को पैदल ही ले जाएंगे? नहीं नहीं, बारात गली के एक छोर से दूसरे छोर तक है। 10 मील तक लाल सजावट, बहुत शानदार है। यह कैसे हो सकता है? लियो परिवार इतना गरीब है, फिर भी इतनी शानदार बारात? कहीं तुम्हारी आंखों में तो दिक्कत नहीं है? महोदया, बेटी, अगर यकीन नहीं होता तो बाहर जाकर देख लो। चलो। कहा जाता था कि लियो परिवार के पास खाने को भी नहीं है। यह इतनी बड़ी दावत का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? मैं किंग एयर को लेने आया हूं। रुको, लियो रुई, तुम्हारा परिवार न सिर्फ गरीब है बल्कि झूठी शान भी दिखाता है। इस बारात के लिए तुमने कर्ज लिया होगा। झूठी शान में जीना तुम शादी के बाद उसके कर्ज चुकाओगी। कर्ज चुकाने की कोई बात नहीं है, यह शादी पूरी रस्मों के साथ की जा रही है। शुक्रिया शेन जी, आपने उस दिन सगाई तोड़ दी थी, वरना मुझे किंगर जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलती। जी, लियो रुई, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। यह गोवर्धन राज परिवार का घर है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बर्ताव करने की? हाँ, और ये नियम कायदे की बातें। क्या तुम्हें लगता है तुम राजकुमार हो? शादी में ऐसी दिखावा कर रहे हो? माँ, इसलिए रुई ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। आप मेरा साथ दें। किसी को बुलाओ, इसे बांध दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे पोते को छूने की। हाँ, महारानी, तुम एक भिखारिन बूढ़ी औरत हो। अच्छे कपड़े पहन लेने से तुम महारानी बन गई? अब समझ आया? आज तुम लोग इतना बड़ा नाटक कर रहे हो। बस दिखावा करने आए हो। हाँ, बस यह कचरा आखिरकार कचरा ही रहता है। फैंग रुओ, थप्पड़ मारो। जी। तुम बूढ़ी औरत, मैं तुमसे लड़ूंगी। रुको। महारानी को प्रणाम। महारानी अजरमर रहें। दादा, आप कह रहे हैं वह महारानी है? तो क्या यह मतलब वह राजकुमार है? गोवर्धन राजा, आपने बेटी को अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन यह औरत नहीं, किंगर है। आज मैं राजकुमार के साथ दुल्हन लेने आई हूं। शेन किंग राजकुमारी बन गई। आप सच में राजकुमार हैं? हाँ। क्या आपको मेरी निम्न जाति और संतान होने से कोई आपत्ति नहीं? आपने कभी मेरी गरीबी के बारे में शिकायत नहीं की, तो मैं आपकी जाति के बारे में क्यों शिकायत करूंगा? हम साथ बूढ़े होंगे, जीवन भर साथ रहेंगे।